जय हिंद दोस्तों। अक्सर जब हम चीन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उनकी बड़ी सेना की, उनकी बड़ी इकॉनमी की, उनके बीआरआई प्रोजेक्ट्स की। लेकिन हमने कभी इस बारे में बात नहीं की कि इसके पीछे कौन सा माइंडसेट, कौन सा सॉफ्टवेयर है। चाइना आज जो कुछ भी कर रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी में आक्रामक रवैया हो, अफ्रीका में कर्ज का जाल हो, पड़ोसियों पर दबाव हो, ये सब सिर्फ एक मॉडर्न पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी सोच में है, एक ऐसी सोच जो खुद को सबसे ऊपर मानती है। इसे आप हान सुपीरियरिटी कह सकते हैं या फिर जोंगो यानी कि मिडल किंगडम का भ्रम। दोस्तों, पुराने चीनी नक्शों में चाइना को दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच दिखाया जाता था। उनके लिए चीन सिर्फ एक देश नहीं था, वो सिविलाइजेशन और सभ्यता का एक सेंटर पॉइंट यानी कि केंद्र था। और जो चीन के बाहर थे वो उनकी नज़र में बारबेरियंस थे। अब आप ये सोचिए कि 21वीं सदी में शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं। वो वही पुराना हान राष्ट्रवाद उसको फिर से ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के एपिसोड में हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे चाइना इस रेसिस्ट सोच के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम बन रहा है और कैसे ये सोच जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक खतरा भी है। चाइना की आबादी का लगभग 92% जो है वो हान डायनेस्टी से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि क्या वो सब एक जैसे हैं? ये सच नहीं है। असल में जो हान है वो सिर्फ एक ब्लड लाइन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी है जिसे सदियों से मजबूत किया जा रहा है। और चाइना का जिसे गोल्डन एज कहा जाता है, ये हान डायनेस्टी का दौर था। और इसी दौर में ही कन्फ्यूशनिज़्म उभरा, कागज़ आया, सिल्क रोड शुरू हुई। इसलिए हान होना चाइनीज़ कम्युनिटी में एक गौरव की बात है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? जब जो आपका गौरव है या प्राइड है वो अहंकार में तब्दील हो जाता है। अब चाइना में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसे वो बोलते हैं हान शोविनिज़्म। होपफुली मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और यहाँ तक कि जो माओ जेडोंग थे उन्होंने भी ये एक वार्न किया था कि जो हान सुपीरियरिटी है और उसकी भावना है वो चाइना को अंदर से खोखला कर सकती है। लेकिन आज शी जिनपिंग के दौर में यही चॉविनिज़्म जो है वो लगभग जो है वो स्टेट एटीट्यूड बन चुका है। एक बिलीफ सिस्टम पैदा किया गया है चाइनीज़ सोसाइटी में कि जो हान सिविलाइजेशन है उसको इतिहास ने, हिस्ट्री ने एक स्पेशल मैंडेट दिया है कि दुनिया में वो सबसे ऊपर हैं। और अगर आप अब इसका असर देखें तो चाइना के अंदर अगर आप हान नहीं हैं तो आपके लिए वहाँ जीना बहुत मुश्किल हो सकता है। और चाइना की लैंग्वेज में सोशल स्टेबिलिटी का मतलब अक्सर यही होता है कि सबको एक जैसा बना दो, सबको हान पैटर्न में ढाल दो। और इसे कहते हैं सिनिसाइजेशन। शिनजियांग और जो उगर या विगर जिसको मुस्लिम बोलते हैं, उनकी दुनिया इसे री एजुकेशन कैंप कहती है। लेकिन असल में ये हान सुपीरियरिटी का सबसे डरावना चेहरा है। अगर आप देखेंगे अब इसके पीछे सोच क्या है, सोच ये है कि जो उगर कल्चर है, उनकी भाषा, उनका धर्म, ये सब एक प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन बताया जाता है कि उन सबको आप हान सिविलाइजेशन के मोल्ड में ढाल दो। और इसीलिए वहाँ उनकी दाढ़ी, धार्मिक प्रैक्टिसेस और कल्चरल एक्सप्रेशंस के ऊपर दबाव दिखता है। सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पे नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो हान आइडेंटिटी से मेल नहीं खाते। और अगर हम तिब्बत की बात करें तो हज़ारों साल पुरानी जो बौद्ध परंपरा है वो धीरे धीरे किनारे जा रही है। स्कूलों में स्थानीय भाषा की जगह मैंड्रिन को ऊपर रखा जा रहा है। और अगर आप पूछे क्यों, तो उसका रीज़न ये है कि मिडिल किंगडम जो माइंडसेट है, उनकी नज़र में सिर्फ एक ही जो सिविलाइजेशन है वो सुपीरियर है, वो है हान। और बाकी सब या तो इन्फीरियर हैं या फिर अब्जॉर्ब करने के लायक नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के पीछे एक और बड़ी चीज़ छिपी हुई है, वो है इनसिक्योरिटी। एक बहुत गहरी इनसिक्योरिटी। चाइना जो है वो 1839 से लेकर 1949 के दौर को सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहता है। एक ऐसा समय जब ओपियम वॉर से लेके फॉरेन इंटरवेंशन तक चाइना को बार बार झुकना पड़ा। और आज का जो एवरेज चीनी नागरिक है वो इसी हिस्टोरिकल मेमोरी के साथ बड़ा होता है और उसे बार बार बताया जाता है कि हम महान थे, हमें अपमानित किया गया, पश्चिम ने हमें लूटा, अब हमारी वापसी का समय है। और ये जो नैरेटिव है वही आज के चाइना के नेशनलिज्म का फ्यूल है। और यही माइंडसेट जो है वो उनकी वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को जन्म देता है। जब उनके डिप्लोमेट जो है वो दुनिया भर में एग्रेसिव भाषा बोलते हैं तो वो सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टाइल नहीं होता, वो इस मानसिकता का एक तरह से प्रदर्शन होता है कि अब हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। और अब अगर आप इस माइंडसेट का असर देखें चाइना के समाज पर, तो मैंने पिछले एपिसोड में उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी और लिटिल एम्परर्स के ऊपर बात की थी। लेकिन जो ये हान सुपीरियरिटी है, इसने एक और सोशल क्राइसिस पैदा कर दिया है, वो है न्यूजुआन या कहें कि इन्वोल्यूशन। और इसका मतलब क्या है? एक ऐसा कंपटीशन जिसकी कोई हेल्दी सीमा नहीं है।
हर हान परिवार के ऊपर दबाव है कि उनका बच्चा जो है वो सबसे आगे निकले, सबसे बेहतर पढ़े, सबसे ज़्यादा अचीव करे। और यहीं से पैदा होती है 996 कल्चर। अब आप पूछेंगे कि 996 कल्चर क्या है? सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक हफ्ते में 6 दिन काम करना। और एक और पॉइंट है एजुकेशन प्रेशर। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं गए तो मानो आपकी फैमिली जो है वो प्रेस्टीज के लायक नहीं है। लेकिन इसका नतीजा क्या निकल रहा है? जो युवा पीढ़ी है वो इस प्रेशर में टूटने लगी है। आज के चाइना के बहुत सारे युवा जो हैं वो शादी नहीं करना चाहते, बच्चे नहीं पैदा करना चाहते और वो उस रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं। अब यहीं से आया है एक नया टर्म, उसको बोलते हैं टैंगपिंग, यानी कि लाइंग फ्लैट। ये एक साइलेंट रेबेलियन है, एक ऐसा विद्रोह जो नारे नहीं लगाता लेकिन वो सिस्टम को रिजेक्ट करता है। तो जब आपकी पूरी आवाम के ऊपर सबसे सुपीरियर होने का बोझ पड़ा होता है तो वो एक समय के बाद वो आवाम टूट जाती है। और अब बात करते हैं चाइना की फॉरेन पॉलिसी की। ये माइंडसेट जो है वो सिर्फ सीमाओं के अंदर नहीं रुकता, ये बाहर भी आ जाता है। अब पहले अफ्रीका की बात करते हैं। BRI के तहत जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसके अंदर जो चाइना है वो अफ्रीका में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन जो सवाल है वो सिर्फ सड़कों का या पोर्ट्स का नहीं है, सवाल है बिहेवियर का। अब कई जगहों से ऐसी रिपोर्ट आई हैं, कुछ वेरीफाइड हैं, कुछ अनवेरीफाइड हैं, कि लोकल लोगों के साथ जो चाइनीज़ प्रेजेंस है, जो चाइनीज़ लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका जो रवैया है लोकल लोगों के साथ बराबर नहीं लगता। कभी कभी उसमें एक हायरार्की दिखती है, जैसे कि सिविलाइज्ड कौन है और सबॉर्डिनेट कौन है। और अगर हम बात करें चाइना के एशियाई पड़ोसियों की, तो चाइना को अक्सर ये स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि उसके पड़ोसी जो हैं वो उसके साथ बराबर स्ट्रेटेजिक स्पेस कैसे रख सकते हैं, चाहे वो वियतनाम हो या फिलीपींस हो या भारत हो। जब ये देश इंडिपेंडेंट पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो बीजिंग को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। और अगर आप पूछे क्यों, उसका रीज़न है कि जो उनका ट्रिब्यूटरी माइंडसेट है वो अभी पूरी तरह मरा नहीं है। उन्हें लगता है कि जो आसपास के देश हैं उन्हें चाइना की जो सेंट्रलिटी है उसे स्वीकार करना चाहिए। और भारत यहाँ उसे सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है, क्योंकि भारत ना तो झुकता है और ना ही सबॉर्डिनेट लैंग्वेज बोलता है। तो चाइना के लिए भारत उस नज़र से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहीं भारत और चीन की सबसे बुनियादी जो अंतर है वो भी सामने आता है। अब भारत की सिविलाइजेशनल सोच क्या है? वो है वसुदेव कुटुंबकम। हम अपनी डाइवर्सिटी को जो है वो कमज़ोरी नहीं मानते, हम उसे एक स्ट्रेंथ मानते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं और बहुत सारी पहचानें हैं, लेकिन फिर भी जो राष्ट्र है वो एक है। अब जो चाइना है वो डाइवर्सिटी को अक्सर एक थ्रेट की तरह देखता है। उसे लगता है कि अगर सब जो है वो हान जैसे नहीं हुए तो चाइना बिखर जाएगा। और जो यही फ़र्क है वो भविष्य की टेक्नोलॉजी रेस में भी दिखता है। डाइवर्सिटी जो है वो इनोवेशन को जन्म देती है, यूनिफॉर्मिटी जो है वो डिसिप्लिन दे सकती है, स्पीड दे सकती है और कॉपिंग कैपेसिटी भी दे सकती है। लेकिन जो ओरिजिनल इमेजिनेशन है वो अक्सर जो है वो डाइवर्स समाजों में ज़्यादा दिखती है। इसीलिए कई बार चाइना जो है वो स्केल तो बना लेता है, लेकिन जो डीप ओरिजिनलिटी है उसके मामले में उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अब आता है बड़ा सवाल, क्या चाइना का हैंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो चाइना को दुनिया का लीडर बनाएगा, या यही सोच जो है वो उसे अंदर से खोखला कर देगी? अब यहाँ हमें देखना होगा कि इतिहास हमें क्या बताता है। जब कोई भी राष्ट्र, कोई भी कंट्री वो खुद को मास्टर रेस समझने लगता है तो जो उसकी दिशा है वो ख़तरनाक हो जाती है। अब चाहे वो नाज़ी जर्मनी हो या इम्पीरियल जापान हो, जो एक सुपीरियर होने का नशा है वो आखिरकार उन्हें विनाश की ओर ले गया। जो चाइना है वो आज की डेट में अपनी ही जनता को एक ऐसी दौड़ में धकेल रहा है जिसकी कोई फिनिश लाइन है ही नहीं। अगर आप उनके अंदर देखें तो उनके जो उगर मुस्लिम हैं वो एंग्री हैं, उनका यूथ बर्न आउट हो चुका है और एक लाइंग फ्लैट मेंटालिटी सामने आ रही है जिसके बारे में हमने अर्लियर बात की थी, और तानाशाही का बहुत बड़ा दबाव है। अगर हम बाहर देखें तो उनकी डिप्लोमेसी बहुत एग्रेसिव है, उनके ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है और उनकी आइसोलेशन जो है वो इंटरनेशनली बढ़ रही है। यानी कि एक तरफ प्रेशर कुकर अंदर बन रहा है और दूसरी तरफ जो बाहर की दुनिया है वो धीरे धीरे दूरी बना रही है। अब ये फैसला तो हिस्ट्री ही करेगी कि क्या मिडिल किंगडम वाला चाइना का जो भ्रम है वो 21वीं सदी में टिक पाएगा या नहीं, या फिर जो भारत का जो डाइवर्सिटी वाला मॉडल है वो ज़्यादा टिकाऊ साबित होगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या चाइना का ये सिविलाइजेशन अहंकार जो है वो उसकी ताकत बनेगा या ये उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनेगा? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और देखते रहिए हमारा चैनल द चक्रव्यूह। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।